गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम इस क्लास में हम कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, स्पेशली अबाउट द स्टेटमेंट। और इस क्लास के बाद आपको सारे अपने डाउट्स क्लियर कर लेने हैं, जो कि डाउट्स आपको इस चैप्टर में आगे आने वाले हैं, और ये सभी बेसिक थिंग्स आपको पता होनी चाहिए। हम यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक जो हमने स्टार्ट किया है, इसमें हमने सबसे स्टार्टिंग में हमने ये देखा है स्टेटमेंट के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट होते क्या है। स्टेटमेंट क्या होते हैं ये जानने के लिए हमें सेंटेंसेस पता होने चाहिए कि कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। देखिए, यदि हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो ओवरऑल 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं: डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पर जो सेंटेंस डिक्लेरेटिव होता है, उन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को ही हम स्टेटमेंट कहते हैं। उसके अलावा यदि किसी सेंटेंस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, जैसे वेयर आर यू गोइंग, व्हाट्स योर नेम, तो ये इंटरोगेटिव होते हैं, ये स्टेटमेंट नहीं कहलाते। इम्पेरेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को ऑर्डर देता है, कोई किसी को रिक्वेस्ट करता है प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, तो वो सेंटेंसेस भी स्टेटमेंट नहीं कहलाते। उसके अलावा जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, जिसमें हम कुछ फीलिंग्स या फिर इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, हुर्रे वी वॉन द मैच, हम जीत गए, तो यहाँ पर इमोशंस और फीलिंग एक्सप्रेस होती है। तो ये जो नीचे की जो 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, ये स्टेटमेंट नहीं कहलाते। डिक्लेरेटिव के बारे में हम और ये जानेंगे कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस प्लेन सेंटेंसेस होते हैं, मतलब इसमें कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या फिर कोई क्वेश्चन, कोई इमोशन, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता है या फिर उगता है। सिंपल सेंटेंस है, प्लेन सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस को हम, ऐसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कह सकते हैं। इसमें एक और सोचने वाली बात यह है, काफ़ी बार ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो कि हमें डिक्लेरेटिव के जैसे लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस है, ही इज गुड इन इंग्लिश, या फिर एक और दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हाँ, इंग्लिश इज वेरी इजी सब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल क्या है, इंग्लिश इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट। देखिए, इंग्लिश इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट। अब इसका मतलब है कि इंग्लिश बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, पर क्या सचमुच है? सोचिए। देखिए, कुछ लोगों ने हाँ में सोचा और कुछ लोगों ने ना में सोचा। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर यस में भी जा सकता है और नो में भी जा सकता है, लेकिन इसका एग्जैक्टली यस या नो क्लियर हुआ क्या? नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनकी ट्रूथ वैल्यू कंडीशनल होती है, मतलब हाँ में भी जा सकती है और ना में भी जा सकती है, ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ओपन सेंटेंसेस कहते हैं। जी हाँ, ये भी आता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं लॉजिकल कनेक्टिव की ओर। जब कभी ये स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दूसरे से जुड़ता है, तो यह कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट, तो जब हम कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं तो उन सेंटेंसेस को, उन स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमें कंजंक्शन लगता है, जिन्हें हम लॉजिकल कनेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर 4 टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव मोस्टली यूज होते हैं। फर्स्ट है एंड, जिसके लिए सिंबल इस वजह से यूज किया जाता है। दूसरा है और, ये है सिंबल। थर्ड है, सेंटेंस में आपको इफ और देन, ये 2 वर्ड मिलते हैं, इसके लिए सिंबल है एरो। और सेंटेंस के बीच में आपको मिलता है इफ एंड ओनली इफ, जिसको शॉर्ट में IFF लिखा जाता है, इसके लिए यूज किया जाता है डबल हेडेड एरो। और यदि
किसी सेंटेंस में या फिर किसी स्टेटमेंट में नॉट आता है तो उसे इस नेगेशन साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से ये हुए हमारे लॉजिकल कनेक्टिव जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं। आई होप ये सारी बेसिक थिंग्स आपको अंडरस्टैंड हो गई हो। अब हमें एक न्यू चीज़ पढ़ना है हमारे इस क्लास में जो कि ट्रुथ टेबल, कि कैसे हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं किसी भी दिए गए स्टेटमेंट के लिए। ट्रुथ टेबल बनाना बहुत इजी टास्क है, यह सभी को आना चाहिए और यह हर एग्जाम में पूछता भी है। देखिए, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए जो लॉजिक है वो इस वजह से होता है कि ट्रुथ टेबल यदि हमें P एंड Q के लिए यदि हमें अगर बनाना है तो यह लॉजिकल कनेक्टिव है एंड, इसे हम एंड या फिर इसे हम कंजंक्शन भी कह सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाने का जो तरीका है वो इस वजह से होता है, सबसे पहले आपको फर्स्ट सिंबल P, सेकेंड सिंबल Q और थर्ड सिंबल मीन्स थर्ड कॉलम P एंड Q, इस वजह से हमें रिप्रेजेंट करना होता है। और P के लिए हम वैल्यू लिखते हैं T T F F, Q के लिए हम लिखते हैं T F T F। और यह पैटर्न ओवरऑल इस चैप्टर में सेम ही होता है, इसीलिए इनमें आपके कोई भी चेंजेस नहीं होंगे हर बार हर प्रॉब्लम में। तो एंड के लिए यह हम ट्रुथ टेबल बना रहे हैं कंजंक्शन के लिए, मतलब एंड के लिए। तो एंड के लिए सिंपल रूल है, एंड के लिए सिंपल रूल है, एंड के लिए यदि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू रहे, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू रहे तो उसका रिजल्ट भी ट्रू होगा। तो देखिए, दोनों ट्रू है तो रिजल्ट भी ट्रू, और दोनों में ट्रू है क्या, दोनों ट्रू नहीं, दोनों ट्रू नहीं, दोनों ट्रू नहीं, तो अदरवाइज हो जाएगा वो फॉल्स। मीन्स बाकी की जो एंट्रीज आएंगी वो आएंगी एफ एफ एफ। देखिए एक बार फिर से, यह है ट्रुथ टेबल फॉर कंजंक्शन मीन्स एंड के लिए। इसमें पहले आपको P का कॉलम बनाना है, एंट्री है T T F F, फिर बनाना है Q के लिए T F T F। और जब P एंड Q के लिए हम बनाएंगे तो रूल ये है कि एंड के लिए यदि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होता है, सेकंड स्टेटमेंट यदि ट्रू होता है तो उसका रिजल्ट भी आपको ट्रू मिलेगी, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट केस में ही ये हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू है तो रिजल्ट इज ट्रू, नीचे ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए रिमेनिंग में आएगा फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसी वजह से अगर हम बात करें तो और के लिए रूल है, यदि दोनों फॉल्स एफ रहे तो रिजल्ट एफ बनेगा, अदरवाइज ट्रू बनेगा। ऐसा ही टेबल हम अगर इफ देन के लिए अगर बनाते हैं, जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर इम्प्लीकेशन भी हम कहते हैं, तो ऐसे एरो के लिए रूल होता है, मीन्स ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए रूल होता है, यदि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो रिजल्ट इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। इफ एंड ओनली इफ, जिसके लिए डबल हेडेड एरो यूज किया जाता है, उसके लिए रूल होता है यदि दोनों ट्रू हो या फिर दोनों फॉल्स हो तो रिजल्ट ट्रू आता है। सेम होनी चाहिए, यदि दोनों स्टेटमेंट यदि सेम है, दोनों ट्रू या फिर दोनों फॉल्स, तो रिजल्ट आता है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और नेगेशन के लिए रूल है, यदि दी गई एंट्री यदि T है तो F में कन्वर्ट हो जाएंगी, और यदि F है तो T में कन्वर्ट हो जाएंगी। जी इस तरीके से, लेकिन P और Q ये दोनों कॉलम हर बार सेम रहेंगे। तो इस तरीके से हमें ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्शन हमें एग्जाम में भी आता है, जो कि आप सभी को ड्रॉ करते हुए, यह टेबल कंस्ट्रक्ट करते हुए आना ही चाहिए। आई होप आपने ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझा हो। और इसके आगे
कुछ आने वाले हमारे क्लासेस में यह ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं इसके हम और प्रॉब्लम्स और ज़्यादा प्रैक्टिस हम करने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी बेसिकली जो एक छोटा सा टेबल आपको ड्रॉ करते हुए आना चाहिए। तो इसीलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक टेबल मैंने आपको ड्रॉ करके मीन्स आपको दिखाया है प्रैक्टिस के लिए। आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और सामने आने वाली क्लासेस में आप इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। तो इसी के साथ ये क्लास आज का यही फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे हमारे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।